डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। दो सोर्सेज के बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें प्लांट्स से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। बहुत रिच सोर्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कार्ब्स हमें मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, फैट्स मिलती हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे हमें बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होता है जो नेचुरली ज़मीन के नीचे हवा की गैर मौजूदगी में ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से बनता है। यानी जो दरख्त वगैरह या जो ऑर्गेनिक मैटर, कोई जानदार वगैरह हज़ारों साल पहले ज़मीन के नीचे दब गए, किसी भी वजह से उनकी डीकम्पोजिशन हुई इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनकी डीकम्पोजिशन से जो फ्यूल बना, जो नेचुरली ज़मीन के नीचे फ्यूल बना, उस फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल में तीन टाइप्स का फ्यूल हम पढ़ेंगे जो कॉमनली होता है। तीन टाइप का फ्यूल कौन कौन सा? इसमें एक कोल होता है जो कि ज़मीन के नीचे नेचुरली बनता है। दूसरा नेचुरल गैस जो ज़मीन के नीचे बनती है, नेचुरल गैस ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है। और तीसरा पेट्रोलियम। ये तीनों जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के मेजर सोर्स हैं। यानी इनसे हम हाइड्रोकार्बन्स को, या ऐसे कह लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम बहुत बड़ी तादाद में हासिल कर सकते हैं। तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल क्या होता है? कोल बनता कैसे है? सबसे पहले इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो प्लांट्स, जो दरख्त वगैरह हज़ारों साल पहले, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो, जो ज़मीन के नीचे दब गए किसी भी वजह से, कुदरती आफात की वजह से या किसी भी वजह से, जो प्लांट्स, जो ट्रीज़ ज़मीन के नीचे दब गए, वो हवा की गैर मौजूदगी में उनकी डीकम्पोजिशन हुई हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब इस कोल की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। जब वुड जो है वो कन्वर्ट होती है कोल में तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है। यानी कोल की डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं, उनको कार्बन की परसेंटेज के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर हम देखें कि कितनी इसकी फॉर्म्स बनती हैं, वुड जो ज़मीन के नीचे दब गई at high temperature and pressure in the absence of air at high temperature and pressure बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए, केमिकल रिएक्शन हुए। उन रिएक्शंस के नतीजे में ये वुड जो है आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो सबसे पहली जो स्टेज बनती है उसको हम कहते हैं पीट के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। पीट के बाद क्या बनता है? लिग्नाइट के बाद फिर ये रिएक्शन चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं। लिग्नाइट के बाद बनता है बिटोमिनस कोल। और इसके बाद फर्दर ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये बनता है एंथ्रासाइट। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इनको क्लासिफाई किया जाता है कोल के इन टाइप्स को कार्बन की परसेंटेज की बेस के ऊपर। तो आपने इनमें कार्बन की परसेंटेज को भी याद रखना है। अप्रॉक्स जो पीट में होती है कार्बन वो अप्रॉक्स 60% होती है। लिग्नाइट में अप टू 70% कार्बन कंटेंट होते हैं। बिटोमिनस कोल में अप टू 80% कार्बन कंटेंट होते हैं और एंथ्रासाइट में अप टू 90% कार्बन कंटेंट होते हैं। तो इस तरह से वुड आहिस्ता आहिस्ता अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म से गुजरते हुए ये कोल के अंदर कन्वर्ट होती है।
तो अगर आपसे थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए कि कोल कैसे बनता है, तो आपने यही इसमें बताना है कि कुछ 500 मिलियन ईयर्स अगो जो दरख्त, जो पौधे ज़मीन के नीचे दब गए थे, वो अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिफरेंट बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए और ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गए कोल के अंदर। और ये कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको कार्बन की परसेंटेज के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या इसके लिए एक और नाम भी यूज़ किया जाता है कार्बोनाइजेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का नाम तो पहले आपने सुना हुआ है, डिस्टिलेशन क्या होती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है या इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर जो है वो अलग अलग करते हैं, हीट करके बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जब हम किसी सॉलिड को एट हाई टेम्परेचर हम हीट करते हैं और उसके वोलाटाइल कंपोनेंट जो होते हैं, उनमें से जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं, उनको हम हासिल करते हैं, तो ऐसी डिस्टिलेशन को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अमूमन ये डिस्ट्रक्टिव का लफ्ज़ जब हम सॉलिड की डिस्टिलेशन करवाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब लिक्विड्स की कराते हैं तो वहाँ पे आम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरह के लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब हम किसी सॉलिड को डीकम्पोज कर रहे हैं, सॉलिड को तोड़ रहे हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर और उसके वोलाटाइल कंपोनेंट्स को हम जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, कंडेंस करके कूल करके उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोल को लिया जाता है, यूजली कोल को हम लेते हैं पाउडर्ड फॉर्म में। कोल को किस फॉर्म में लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में, उसे पाउडर्ड फॉर्म में ले जाना है, पाउडर्ड फॉर्म में कोल को लेना है और उसे हाई टेम्परेचर हीट करना है, तकरीबन 500 से 1000 सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको हीट करना है और एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यह प्रोसेस करना है। आप तब तक सोचिए कि हम क्यों ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्यों ये प्रोसेस करवाते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन या एयर क्यों यूज़ नहीं की जाती। तो जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, तो कोल जो है वो डीकम्पोज, इसके जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उनको कूल करके उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं कोल गैस, कोल तार और कोक। ये गैसियस फॉर्म में होता है जिसको कोल गैस हम कहते हैं। ये कोक यूजली सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो कोल तार है ये यूजली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो कोल तार है ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो तकरीबन इसमें से 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी इतनी ज़्यादा मिकदार में इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जिसको हम कोल तार कहते हैं। अब एब्सेंस ऑफ एयर में क्यों ये प्रोसेस करवाया जाता है, क्योंकि अगर हम एयर की मौजूदगी में करवाएंगे, कोल आपको पता है क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। जो हम करवाना चाहते हैं, जिन कंपोनेंट्स को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वो कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, बल्कि कोयला या लकड़ी होती है, ऐसे कह लो कि कोयला जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, या ज़्यादा बात होगी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। इसलिए हमें एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में गर्म करना है ताकि जब ये डीकम्पोज हो, इसके वोलाटाइल कंपोनेंट्स बाहर निकलें तो उनको हम कलेक्ट कर सकें। तो ये तीन मेजर कोल गैस, कोल तार और कोक, और जो कोल तार है ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें तकरीबन 250 के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा लास्ट में उसने कुछ बताया हुआ है कि पाकिस्तान में कुल कितने ज़खायर हैं कोल के, कुछ वैल्यू बताई हुई है 184 बिलियन टन। तो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, कहीं MCQs वगैरह में पूछ ले तो आपने बतानी है। और ज़्यादातर कोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है,
तो वो उसने लिखा हुआ है कि ईंटों के भट्टों में ईंटों को पकाने के लिए, ये तब की बात है जब ये बुक लिखी गई थी, 2003-4 की बात है। तब कोल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो ईंटों के भट्टों में होता था। वैसे कोल का इस्तेमाल ईंटों के भट्टों में भी होता है, डोमेस्टिक पर्पस घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इसको किया जाता है, और इंडस्ट्री में भी जो हीट प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बातें थी कोल के बारे में। दो ही इसमें मेजर पॉइंट है, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी कोल बनता कैसे है, ठीक है, उसमें कार्बन की परसेंटेज इसकी डिफरेंट टाइप्स में, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन क्या होती है, उससे बनता क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, और कोल तार जो है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम मज़ीद कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में जो एक दो वैल्यूज़ हैं कि पाकिस्तान में कितने ज़खायर हैं कोल के और कोल इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस जो कुदरती गैस जिसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस ये मिक्सचर होती है हाइड्रोकार्बन का CH4 से लेकर C4H10 तक, यानी इतने हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद होते हैं। जो मेजर पोर्शन है इसका वो मीथेन होती है। मेजर पोर्शन कौन सी गैस होती है, मीथेन CH4, इसीलिए हम कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो मीथेन होती है। तकरीबन 80 से 85% इसमें, 80 से 90% इसमें मीथेन होती है। बाकी कुछ दूसरे ये वाले कंपोनेंट होते हैं, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला। नेचुरल गैस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बिजली बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये गैस जो है, या इंडस्ट्री में जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। बनती कैसे है, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन उसकी सेम है जैसे हमने कोल के अंदर पढ़ी कि जो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के नीचे दब गया था उसकी डीकम्पोजिशन से ये गैस बनती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता क्या है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इट इज़ ए ब्लैक कलर लिक्विड, ब्लैक येलोश कलर का लिक्विड होता है, ब्लैक कलर लिक्विड फाउंड इन बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पता है चट्टानों को कहते हैं। चट्टानों की 3 किस्में होती हैं यूजली, एग्नीशियस रॉक होती हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। जो पेट्रोलियम है ये सेडिमेंट्री रॉक के दरमियान से निकलता है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक इनको क्यों कहा जाता है, एक्चुअली जो डिफरेंट किस्म के पत्थर होते हैं, जो डिफरेंट किस्म की रॉक होती हैं, उनके ऊपर जब वेदरिंग होती है यानी मौसमी असरात की वजह से उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स पानी के साथ बहते हुए, बारिश के पानी के साथ बहते हुए किसी जगह पे जाके इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं और रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये रॉक्स यूजली पानी के अंदर, दरियाओं, समुद्रों के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान से निकलता है। ब्लैक कलर का ये येलोश ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहा जाता है इसको, क्रूड ऑयल कहा जाता है। यानी इसके अंदर बहुत सी फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं जिनको हमने सेपरेट करना होता है, जिनकी हम आगे चल के बात भी करेंगे। थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन फॉसिल फ्यूल की सेम है तीनों की। जिस तरह हमने कोल में पढ़ा, बिल्कुल सेम इस तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के नीचे दब गया। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादातर एनिमल्स की बात करेंगे। जो भी एनिमल्स किसी भी वजह से हज़ारों साल पहले ज़मीन के नीचे दब गए, ज़मीन के नीचे दबने से उनकी डीकम्पोजिशन हुई, वो डीकम्पोज हुए, उनकी डीकम्पोजिशन के दौरान पेट्रोलियम फॉर्म हुआ, पेट्रोलियम बना। और ये यूजली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ये रॉक्स पेट्रोलियम में इनसॉल्युबल होती, मतलब हाल नहीं होती पेट्रोलियम के अंदर। तो थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन तीनों की सेम है। वुड की, क्योंकि तीनों फॉसिल फ्यूल है, वुड भी, नेचुरल गैस भी और पेट्रोलियम भी। वुड जो है वो बनती है ट्रीज वगैरह की डीकम्पोजिशन से, और जो पेट्रोलियम है वो बनता है जो एनिमल्स, उनकी डीकम्पोजिशन होती है जब ज़मीन के नीचे अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उससे फिर पेट्रोलियम बनता है। अब पेट्रोलियम के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। तकरीबन कार्बन नंबर
कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 40 तक, अप टू कार्बन नंबर 40, यानी इतने हाइड्रोकार्बन्स को हम इससे सेपरेट कर सकते हैं पेट्रोलियम से। कैसे इनको सेपरेट किया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है, कैसे इसकी फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्टिलेशन का तो हमें पता है, पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं कि दो अगर लिक्विड आपस में मिक्स है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 या 20 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा हिस्से आपस में मिक्स हों, बहुत ज़्यादा लिक्विड ऐसे कह लो कि आपस में मिक्स हों और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी थोड़ा थोड़ा हो, 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, तो फिर हम यूजली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं उन हिस्सों को, उन फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम के अंदर इतनी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 40 तक। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि कार्बन एटम्स की तादाद के बढ़ने से, कार्बन एटम की तादाद बढ़ने से अगर नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते हैं तो उस फ्रैक्शन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे पूछा जाता है कि CH4 और C4 या C10H22 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने देखना है किस में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो इसी बेस के ऊपर चूँकि कार्बन एटम की तादाद बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है, तो इसी बेस के ऊपर इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब किन किन फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है, उन फ्रैक्शंस के आपने नाम याद रखने हैं, कुछ उनकी बॉइलिंग रेंज है उसको भी याद रखना है, और किस फ्रैक्शन में कितने कितने कार्बन होते हैं उनको भी आपने जहन में रखना है। अप्रॉक्स होता है, फिक्स नहीं होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रैक्शन होगी, ये अप्रॉक्स होता है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 अगर इनका मिक्सचर होगा तो इसको हम गैस कह देंगे, पेट्रोलियम गैस या गैस कह देते हैं। अगर कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक होगा तो इसको पेट्रोलियम ईथर कह देंगे। ये अप्रॉक्स होता है, ये मिक्स हो सकते हैं, हो सकता है कि कार्बन 5 वाला इसमें भी मिक्स हो जाए या कार्बन जो 16 वाला है वो इसमें भी मिक्स हो जाए, तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन होती है। इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को किया कैसे जाता है? क्रूड ऑयल को एक कंटेनर में लिया जाता है, क्रूड ऑयल, और उसे अप टू 400 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। अप टू जो क्रूड ऑयल है वो सारा का सारा वेपोरेट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, और हर कॉलम का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस होता है हर फ्रैक्शन के लिहाज से, क्योंकि हर एक कॉलम में, हर एक हिस्से में हमने एक एक फ्रैक्शन को अलग करना है। जिस फ्रैक्शन का जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको उस रेंज में रखा जाएगा उस कॉलम को, और वहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है। तो जैसे ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज आती है तो वो जो वेपर्स होते हैं कंडेंसर की मदद से उसको ठंडा करके उनको अलग करके सेपरेट कर लिया जाता है। और ये प्रोसेस एक बार नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि सेपरेशन अच्छी हो सके। अच्छी सेपरेशन करने के लिए इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। तो 400 डिग्री तक इसको हीट करेंगे। सबसे पहले जो नीचे रेजिड्यू बचेगा उस रेजिड्यू को हम कहते हैं एस्फाल्ट, और इसकी जो बॉइलिंग रेंज है ये 350 से लेकर 400 डिग्री तक होती है। ये नीचे रह जाएगा, यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा या इसको कूल किया जाएगा तो रेजिड्यू नीचे बैठा रह जाएगा, बाकी जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी वो ऊपर जाती जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 320 से लेकर 360, तो वहाँ पे जो सेपरेशन होगी जिस फ्रैक्शन की उसको हम पैराफिन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैराफिन। फिर उसके बाद बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो ऊपर मूव कर जाएंगे। उसके बाद फिर जो कॉलम आएगा वहाँ पे टेम्परेचर रेंज ये होगी 300 से 340, और वहाँ पे जो फ्रैक्शन सेपरेट होगी उसको हम लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल भी साथ साथ लिखे हुए वो भी आपने देख लेने। फिर उसके बाद अप टू 275 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन सेपरेट होती है इसको हम गैस ऑयल कहते हैं। फिर इसके बाद 180 से 320 कैरोसिन ऑयल, जिसे मट्टी का तेल कहा जाता है,
80 डिग्री से 220 डिग्री गैसोलाइन, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं। पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस रखना, इसको पेट्रोल कहा जाता है। जो हम बाइक्स वगैरह में डलवाते हैं उसको पेट्रोल या गैसोलाइन। पेट्रोलियम जो होता है ये क्रूड ऑयल होता है, और पेट्रोल इसकी फ्रैक्शन का नाम है जिसको हम गैसोलाइन कहते हैं, तो इसका डिफरेंस रखना है। फिर इसके बाद 60 से 100 के दरमियान जब टेम्परेचर आता है इस कॉलम में, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन सेपरेट होती है उसे नेफ्था कहते हैं। 20 से 60 के दरमियान पेट्रोलियम ईथर, और बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। अब इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कितने होते हैं? पेट्रोलियम गैस में यूजली कार्बन, 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक। अब कितने हाइड्रोजन साथ लगेंगे ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि यहाँ पे 4 कार्बन आना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, और इसमें 2 प्लस कर दो 10, तो इसके साथ 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे, अगर हाइड्रोजन आपको इन केस नहीं याद रहते। पेट्रोलियम ईथर में कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक, 5 के साथ 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 6 के साथ 14 हाइड्रोजन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। इसको पेट्रोलियम ईथर कहा जाता है। और ये C6H14 से C7H16 इसको नेफ्था। अब अगर आप देखें तो एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, दूसरा इनका जो कार्बन आइटम की रेंज है वो बहुत कम है। इसमें भी 6 वाला मौजूद है, इसमें भी 6 वाला मौजूद है। बहुत सारी बुक्स में इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है पेट्रोलियम ईथर और नेफ्था को, क्योंकि इनका यूज़ भी सेम है। ये ज़्यादातर एज ए सॉल्वेंट ही इस्तेमाल होते हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इनको डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपकी बुक में सेपरेट इनको लिखा हुआ है, तो आप इनको सेपरेट ही लिखना, लेकिन कॉमनली इनको इकट्ठा ही लिखा जाता है C5H12 से लेकर C7H16 तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपकी बुक में सेपरेट लिखा है तो आपने इसको सेपरेट ही लिख देना है। फिर बारी आती है पेट्रोल की। पेट्रोल में मेनली C6H14 से लेकर C8H18 तक, यानी इतने कार्बन से लेकर इतने कार्बन मेनली होते हैं। इससे ऊपर भी हो सकते हैं, कार्बन 5 वाला भी हो सकता है, कार्बन 9 वाला भी हो सकता है, लेकिन वो कम होते हैं। जो मेन इसकी फ्रैक्शन होती है वो ये होती है, यानी अगर 100 टोटल मालिक्यूल है तो 100 में से 90 ये वाले मालिक्यूल होंगे, बाकी 10 इससे कार्बन 5 वाले भी हो सकते हैं, कार्बन 9 10 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेन फ्रैक्शन इसकी होती है। इस तरह से नीचे की तरफ आओ तो आप देखो कार्बन आइटम की तादाद बढ़ती जाएगी। केरोसिन ऑयल में कार्बन 8 से लेकर कार्बन 14 तक होते हैं। ठीक है, इस तरह से गैस ऑयल में, केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को कहते हैं, आपको पता है मिट्टी का तेल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह गैस ऑयल को डीजल कहा जाता है, डीजल के यूज़ का भी आपको पता है। ठीक है, डीजल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इस तरह लुब्रिकेंट ऑयल, ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मशीनों वगैरह के पुर्जे को जो ग्रीस वगैरह दी जाती है। ठीक है, लुब्रिकेंट। पैराफिन, इसको मोम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एसफाल्ट, इसको जो है रोड्स के ऊपर, रोड्स की पेविंग के लिए, रोड्स को प्लेन करने के लिए, या छतों को अगर प्लेन करना हो तो एसफाल्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसकी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई। फ्रैक्शंस के नाम आपने याद रखने हैं। फ्रैक्शंस में कार्बन एटम की रेंज कहाँ तक है उसको भी आपने कोशिश करना है कि आपको याद रहे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक कार्बन की रेंज हो तो वो किस फ्रैक्शन के अंदर आता है। और इनकी जो बॉइलिंग रेंज है कोशिश करके इसको भी याद कर लेना, तो ये आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पेट्रोलियम की थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन आपने याद करनी है। बनती किन रॉक्स के दरमियान है वो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम किन रॉक्स के दरमियान बनती है। उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पेट्रोलियम की। नेचुरल गैस में इतना कुछ खास नहीं है, इसका आप याद रखना है कि नेचुरल गैस में कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक होते हैं, और मेजर पोर्शन इसका मीथेन गैस होती है। कोल में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपने याद करना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।